बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम ज़हरा सहर, मेंबर ऑफ डेजर्ट रोज साइकी। आज से हम अपना जो नया सब्जेक्ट पढ़ेंगे। सब्जेक्ट का नाम है क्लिनिकल साइकोलॉजी। क्लिनिकल साइकोलॉजी में हम उसके इंट्रोडक्शन करेंगे, फिर साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्टिंग की तरफ आएंगे, उसके बाद साइकोलॉजिकल थेरेपी। जो मेजर पॉइंट हैं हम इन तीन को कवर करेंगे और लास्ट तक हमें मालूम हो जाएगा कि क्लिनिकल साइकोलॉजी है क्या और इसे हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। ओके, move toward the today's content. Firstly, we will define what is psychology. Then we will move toward the clinical psychology, the introduction of clinical psychology, definition of clinical psychology, history, objective and role of clinical psychologist. किसी भी ब्रांच या फील्ड को जब हम पढ़ेंगे, पहले हम उसके इस मेजर को देखेंगे कि आखिर ये ब्रांच या फील्ड ही किस चीज़ का। इसी तरह क्लिनिकल साइकोलॉजी भी ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी है। इसीलिए पहले हम डिफ़ाइन करेंगे कि साइकोलॉजी खुद क्या है, व्हाट इज़ साइकोलॉजी। इसकी डेफिनेशन के बिहाफ पे हम आगे जाएंगे। So, psychology is defined after many definitions. The comprehensive definition that we get is that it is the scientific study of human mind and behavior. Further on, psychology has been divided into two major branches, that is applied psychology and the clinical psychology, which is used in our educational system in organizations. Defining the first branch, that is applied psychology. What is applied psychology? ये applied psychology के एक ऐसी मेजर ब्रांच है जहाँ हम ऑल फील्ड्स को पढ़ेंगे। साइकोलॉजी के अंदर जितने भी फील्ड्स आते हैं उन सब को पढ़ते हैं, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी है, इंस्टीट्यूशनल साइकोलॉजी है, स्कूल साइकोलॉजी है, हमारे पास चाइल्ड साइकोलॉजी है, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी है, काउंसलिंग है, फैमिली साइकोलॉजी है और बहुत ज़्यादा फील्ड्स है। उन सब फील्ड को हम अप्लाइड साइकोलॉजी में पढ़ते हैं और इसका थ्योरेटिकल अप्रोच है। जबकि सेकेंड ब्रांच जो हमने कहा क्लिनिकल साइकोलॉजी, इसमें सिर्फ एक सिंगल एरिया को हम स्टडी करते हैं। इस सिंगल एरिया में हम किसी एक पर्सन फैमिली के एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ये साइकोपैथोलॉजी को स्टडी करते हैं। साइकोपैथोलॉजी मीन्स साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। आगे अपने मेन कंटेंट की तरफ आएंगे, दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू क्लिनिकल साइकोलॉजी। हम इंट्रोडक्शन में ये डिफ़ाइन करेंगे कि आखिर हम क्लिनिकल साइकोलॉजी की ज़रूरत क्यों है। आखिर ऐसी क्या वजह है कि एक फील्ड या फिर एक साइकोलॉजी के एक और ब्रांच को इंट्रोड्यूस किया गया एज ए क्लिनिकल साइकोलॉजी। तो क्लिनिकल साइकोलॉजी दरअसल में ये डिसऑर्डर्स के साथ डील करते हैं, ये पैथोलॉजी के साथ डील करते हैं। क्लिनिकल साइकोलॉजी में होता क्या है, क्लिनिकल साइकोलॉजी नफ्सियाती अमराज के बारे में तफसीली से गुफ्तगू करते हैं। इन अमराज के इस डिसऑर्डर्स के इलाज के लिए मुख्तलिफ साइकोलॉजिकल जो प्रैक्टिसेस है, स्टेप्स है, इसमें बताया जाता है। अगर देखा जाए इस डेवलप्ड ईरा में जो हम ज़िंदगी कर रहे हैं, लोग मुख्तलिफ मसाइल से दो चार हैं। उनके ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ही मसले दिन ब दिन इजाफ़ा होती जा रही है। हर वक्त वो मेंटली किसी न किसी प्रॉब्लम को लेके मसरूफ़ रहता है। उसका जहन, इसका जो माइंड है वो किसी न किसी प्रॉब्लम पे स्टक हो जाता है। अगर इन मसाइल को हल न किया जाए, अगर इसकी तरफ तवज्जो न की जाए, तो क्या होता है कि वो इंसान मुख्तलिफ ज़हनी मेंटल डिसऑर्डर्स की तरफ का शिकार होता है। उसमें वही मेंटल डिसऑर्डर्स दिन ब दिन ज़्यादा होते जाएगा और इसी मेंटल डिसऑर्डर्स के बिहाफ पे उस पेशेंट में या फिर उस शख्स में जिस्मानी डिसऑर्डर्स भी ज़्यादा से ज़्यादा होता चला जाएगा। जिस्मानी बीमारियां जैसे कि शुगर है, हार्ट पेशेंट है और बहुत से और जो जिस्मानी बीमारियां हैं वो सब
क्या होता है, इसके इस मेंटल इश्यूज़, इसकी इस मेंटल स्टेट की वजह से होता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, हम क्लिनिकल साइकोलॉजी पढ़ते हैं ताकि इन तमाम चीज़ों के साथ बआसानी से डील कर सके। तो अभी हम साइंटिफिकली हम इसे डिफ़ाइन करेंगे कि व्हाट इज़ क्लिनिकल साइकोलॉजी। हम डेफिनेशन ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी की तरफ आते हैं। सो क्लिनिकल साइकोलॉजी हैज़ बीन डिफाइंड एज द ब्रांच of psychology which deals with assessment, treatment of mental illnesses and behavior। यानी ये साइकोलॉजी की एक ऐसी शाख है जहाँ पे असेसमेंट होता है, यानी डायग्नोसिस होते हैं, तशख़ीस करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, उनसे जो भी तशख़ीस हुआ है इनके इलाज किया जाता है। किस चीज़ का इलाज, मेंटल इलनेसेस और बिहेवियर, क्योंकि हमने डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी में ये चीज़ डिफ़ाइन किया कि साइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड एंड बिहेवियर, यानी हमारा फोकस उसके मेंटल स्टेट पे होता है और बिहेवियर पे होता है। इन दोनों चीज़ों में अगर कुछ भी इलनेसेस आ जाए, कुछ भी एबनॉर्मेलिटी आ जाए तो क्लिनिकल क्या करते हैं, इनके असेसमेंट करते हैं, इन्हें डायग्नोस करते हैं और इन्हें ट्रीट किया जाता है, अच्छी तरह से इनके इलाज की जाती है। अब हम आते हैं हिस्ट्री की तरफ। हर फील्ड को देखा जाए, अगर दुनिया की हर चीज़ को देखा जाए तो इसका कोई ना कोई पसे हिस्ट्री होता है। ये आया कहाँ से, कैसे आया, क्यों आया। तो इसी तरह क्लिनिकल साइकोलॉजी की भी हिस्ट्री है। हिस्ट्री को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, ग्रीक पीरियड, मिडल पीरियड या एंड एडवांस एंड द मॉडर्न पीरियड ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी। जैसे कि हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी को पढ़ते हुए भी हिस्ट्री में यही आता है कि पहले ज़माने के लोग इस एविल, स्पिरिट, मैजिक वगैरह पे बहुत ज़्यादा उनके अक़ीदे मजबूत थे। वो रिलीजियसली तौर पर इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ही बिलीव किया करते थे। तो इससे ग्रीक पीरियड में क्या हुआ कि हिप्पोक्रेट, जो कि फादर ऑफ मेडिसिन जिसे कहते हैं, उन्होंने कहा कि हर बीमारी जो इंसान में होते वो हार्मोन्स या फिर ह्यूमर के इम्बैलेंस की वजह से होता है। ह्यूमर्स को इन्होंने डिफ़ाइन किया एज ए स्टेट ऑफ फीलिंग और स्टेट ऑफ माइंड। इन्होंने ह्यूमर्स की 4 टाइप्स दिए, ब्लड, येलो बाइल, ब्लैक बाइल एंड पैलिगम। और यही ह्यूमर्स क्या करते हैं कि लोगों की फ़िज़िकल एंड मेंटल हेल्थ को डिफ़ाइन करते हैं। इसी तरह सेकंड जो हम कह सकते हैं साइकोलॉजिस्ट जो इसी ग्रीक पीरियड में आया वो था गैलन ने क्या किया, गैलन ने हिप्पोक्रेट्स के आइडिया को ही लेके आगे चला, इसे और प्रमोट किया और इसने टेम्परामेंट को डिफ़ाइन किया, टेम्परामेंट को डिस्कस किया। इसके गैलन के मुताबिक टेम्परामेंट का मतलब है मिजाज, यानी कि उसके इमोशनल डिस्पोजिशन कैसे है, इमोशनल रिएक्शन कैसे है, इमोशन की स्पीड कैसी है और इंटेंसिटी यानी शिद्दत कितनी है, इसको इन्होंने एज अ टेम्परामेंट डिफ़ाइन किया। इन्होंने फिर 4 टेम्परामेंट दिए, सैंग्विन, क्लोरिक, मेलनकॉलिक एंड फ्लेगमेटिक। हम इस टेम्परामेंट और इस ह्यूमर के जो इन्होंने पार्ट दिए उनमें नहीं जाएंगे, क्योंकि ये एक अलग डिस्कशन, बहुत लेंथी डिस्कशन होगा। इसी ग्रीक पीरियड में फिर जो थर्ड ये फ़िलोसोफर था एरिस्टोटल, इन्होंने साइंस पे बहुत ज़्यादा एम्फसाइज़ किया। इन्होंने कहा कि हमारे एहसासात, हमारे जज्बात क्या करते हैं, हमारे बॉडी के फंक्शन को बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट करते हो, उन पे बहुत ज़्यादा असरअंदाज होते हैं। चौथा हमारे पास है प्लेटो ने भी इस ग्रीक पीरियड में साइकोलॉजी को, इस मेंटल डिसऑर्डर्स को इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रमोट किया। इन्होंने कहा कि मेंटल इलनेसेस जो है किसी भी बीमारी की वजह से आता है। किस चीज़ की बीमारी, सिकनेस इन सोल, यानी हमारे सोल में, हमारे रूह में जो बीमारी होती है, मेंटल इलनेसेस इसी की वजह से होते हैं। इन्होंने 3 लेवल ऑफ सोल को डिस्कस किया, लॉजिस्टिकन,
एलो एलोजिस्टिकन एंड थाइमस। इसके बाद हम सेकंड पीरियड पे आएंगे, मिडल एज। मिडल एज में फिर इन्होंने क्या किया कि इन्होंने ग्रीक कल्चर, जो ग्रीक पीरियड में जो चार लोगों ने साइकोलॉजी को स्ट्रेंथ देने के लिए इस क्लिनिकल को, मेंटल इलनेसेस को जो इन्होंने सहारा दिया था, उन सब को क्या किया, इन्होंने रिजेक्ट किया और वो सब भूल गए और फिर वापस से अपने उसी सुपरस्टिशियस इविल स्पिरिट की तरफ आ गए और उनके इलाज के लिए वो लोग दुआ करते थे, वो लोग मैजिक इस्तेमाल करते थे। इसी तरह इन्होंने मिडल एज भी गुजार दी। फिर एडवांस एंड द मॉडर्न पीरियड, यहाँ इसे साइंटिफिक पीरियड कहते हैं। 17th सेंचुरी 18th सेंचुरी से ये पीरियड शुरू हुआ। इस पीरियड को साइंटिफिक पीरियड इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे लोगों को सुपरस्टिशियस, एविल स्पिरिट, इन चीज़ों को छोड़ के वो लोग साइंस की तरफ आ गए, साइंटिफिक मेथड की तरफ आ गए। इन्होंने फिर ये कहा कि जितनी भी बीमारियां हैं, मेंटल इलनेसेस है, वो सब क्या है, इसके पीछे कोई ना कोई साइंटिफिक रीज़न है। जैसे कि रिलेशन कॉन्फ्लिक्ट है या फिर एक दूसरे रिलेशन डिफ़िकल्टीज़ है, साइकोलॉजिकल इमोशनल डिफ़िकल्टीज़ है। उन्होंने कहा कि ये सब मेंटल डिसऑर्डर्स की वजह से। Okay, further on in 18th century, mental illnesses was accepted as a target of medical profession. In during about might be this century, they introduced asylum. What is asylum? Asylum is a mental hospital where the serious mental illnesses patients are treated. अजाइलम दरअसल में होता क्या है, यहाँ पे इनको इलेक्ट्रिक शॉक या डिफरेंट जो उस ज़माने में जो इनके समझ में आते थे, वो लोग इसी तरह मेंटल इलनेसेस वालों को ट्रीट करते थे। अजाइलम मेंटल हॉस्पिटल्स को कहते हैं। फिर इसी मॉडर्न एरा में क्या हुआ कि एक मूवमेंट आया जिसे मोरल ट्रीटमेंट मूवमेंट कहते हैं। इसे फिलिपाइन और विलियम ट्यूक ने दो लोग थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने इस मूवमेंट में इस अजाइलम पे क्रिटिसाइज़ किया। इन्होंने कहा कि हम मेंटल इलनेसेस वालों को अच्छी तरीके से विद द नाइस मैनर वी कैन ट्रीट देम अजाइलम्स में, क्योंकि इनको इलेक्ट्रिक शॉक वगैरह दिए जाते थे, इंजेक्ट किए जाते थे, इसीलिए इन्होंने इस चीज़ पे क्रिटिसाइज़ की। Okay, another psychologist, Kraepelin, who is known as the father of modern medical psychiatry, is इन्होंने मेंटल डिसऑर्डर्स को दो हिस्सों में डिवाइड किया, एंडोजीनियस एंड एक्सोजीनियस। एंडोजीनियस यानी जो भी मेंटल इलनेसेस है वो हमारी अंदरूनी की वजह से हैं, इंटरनल की वजह से, जैसे नर्वस सिस्टम के हार्मोन्स की वजह से है। जबकि एक्सोजीनियस में यानी हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की वजह से क्या होता है, मेंटल इलनेसेस कॉज करते हैं या मेंटल डिसऑर्डर्स पैदा होते हैं। इन्हीं मॉडर्न एरा, इसी एडवांस एरा में ही एक ऑर्गेनाइजेशन बना APA के नाम से, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, APA। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसे जी स्टैनली हेल एंड 6 अदर लोगों ने मिलकर इस ऑर्गेनाइजेशन को इंट्रोड्यूस किया और ये ऑर्गेनाइजेशन अभी तक चल रहा है। ये एक सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन है कि दुनिया भर के तमाम साइकोलॉजिस्ट इन्हीं के दी हुई हिदायत और अहकामात पे अमल करके पेशेंट को डील करते हैं। ओके, आप लोगों ने ये दो नेम सुने होंगे, एक है साइकोलॉजिस्ट, एक है साइकाइट्रिस्ट। सही है। साइकोलॉजिस्ट काउंसलिंग के तहत, बात करने के तहत किसी भी पेशेंट को डील करते हैं, थेरेपी के मुख्तलिफ़ थेरेपीज़ इस्तेमाल करते हैं। जबकि साइकाइट्री वो मेडिकल फील्ड के ज़रिए किसी भी पेशेंट को ट्रीट करते हैं, मेडिसिन देते हैं उनके, चाहे इंजेक्शन हो, चाहे कोई टेबलेट वगैरह हो या कुछ हो, उसके तहत वो लोग क्या करते हैं, पेशेंट को साइकाइट्रिस्ट डील करते हैं। अकॉर्डिंग टू द कंटेंट ऑफ आवर टॉपिक, for the next content was objective या फिर aim of the
क्लिनिकल साइकोलॉजी, यानी इस क्लिनिकल साइकोलॉजी का मकसद, इनका हदफ क्या है। इनका जो इनका जो फर्स्ट मकसद है वो ये है कि वो स्ट्रेस को रिड्यूस करे और साइकोलॉजिकल हेल्थ को इंक्रीज़ करे। इनका सेकंड जो मकसद है वो ये है कि ये लोग असेस करे किसी भी बीमारी को, या हम कैसे किसी भी इलनेस को असेस करे, डायग्नोस करे, मुख्तलिफ़ स्टेप्स जो APA ने दिए हैं उसे डायग्नोस करे, उसे ट्रीट करे, उसे और ट्रीट करने के बाद उन्हें प्रिवेंट करे उस इलनेसेस से। Another aim of the clinical psychologists are that they deal with the psychopathologies and treatment, यानी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के साथ ये लोग डीलिंग करते हैं और उनके ट्रीटमेंट के लिए काम करते हैं। एज़ वेल एज़ ये पॉजिटिव चेंजेस, इनका मकसद है पॉजिटिव चेंज लाए किसी भी इंसान के बिहेवियर में। इसी तरह हम नेक्स्ट रोल की बात करेंगे, रोल ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी। इनका जो फर्स्ट जो बेसिक रोल है वो है असेसमेंट या फिर डायग्नोसिस। मुख्तलिफ टेस्टिंग के ज़रिए, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग के ज़रिए या जो कुछ भी APA ने प्रोवाइड की है उसके तहत ये लोग क्या करेंगे, डायग्नोस करेंगे, तशख़ीस करेंगे कि ये बीमारी किस चीज़ की है, ये मेंटल इलनेस का नाम क्या है। And secondly, according to their assessment and diagnosis, they will treat them. उनका इलाज करेंगे, उनके ट्रीटमेंट करेंगे, चाहे साइकोथेरेपी की बिहाफ पे उनके इलाज किया जाए या किसी और तरह से। द थर्ड रोल इज़ एज अ टीचर, कि ये लोग क्या करेंगे, टीच करेंगे किसी भी एज अ, जैसे मैं यहाँ पे टीच कर रही हूँ इसी तरह ये लोग भी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी क्या करेंगे, क्लिनिकल साइकोलॉजी के रिलेटेड ईच एंड एवरी सिंगल पॉइंट को वो लोग डिस्कस करेंगे, अपने स्टूडेंट को टीच करेंगे, उन्हें टेस्टिंग सिखाएंगे कि ये टेस्टिंग होता क्या है, इनसे रिज़ल्ट कैसे निकाले जाते हैं, फिर इन्हें डायग्नोस कैसे करते हैं, फिर इस डायग्नोस के बिहाफ पे इन्हें ट्रीट कैसे किया जाता है, कौन से थेरेपी कहाँ पे यूज़ किया जाता है। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का एक और रोल भी है, वो है काउंसलेशन, यानी ये लोग काउंसलिंग करते हैं बातों के ज़रिए, मुख्तलिफ थेरेपीज़ के ज़रिए ये लोग क्या करते हैं, काउंसलिंग करते हैं किसी भी पेशेंट को। एंड द फिफ्थ रोल ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट इज़ दैट रिसर्च, यानी ये लोग फिर मुख्तलिफ रिसर्चेस भी करते हैं, यहाँ पे रिसर्च वालों की ये लोग हेल्प भी करते हैं कि इस बिहाफ पे आप रिसर्च कर सकते हैं। This was our first lecture about clinical psychology. Hope so everyone understand and it was clear for everyone. Thank you so much.